हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज हम इंडिया ईयरबुक के नए चैप्टर कवर करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 27 और 28, जो कि रिलेट करता है कल्चर और टेक्नोलॉजी से। इस सेशन की जो भी पीडीएफ है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे दिया है। वहाँ उस चैनल पे आपको इस सेशन की पीडीएफ मिल जाएगी। और इसके अलावा मैंने यहाँ पे भी एक नया पेज ऐड कर दिया है टेलीग्राम लिंक का। तो आप इस पे जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगी। अगर नहीं मिलता है तो नाम मैंने दे दिया है सिविल सेवक यूपीएससी एंड पीसीएस। तो आप चैनल सर्च करेंगे, पब्लिक है, तो आपको टेलीग्राम पे वहाँ पे आसानी से मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं चैप्टर में क्या क्या है। तो चैप्टर है संस्कृति और पर्यटन। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैंने इसमें रिलेट कर दी हैं, हाईलाइट भी कर दी हैं कि भारत को 2022 से 2026 के लिए मूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति के लिए चुना गया है, जिसमें गुजरात के गरबा को शामिल करने के लिए नामांकित किया गया है। मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची में ग्वालियर और कोझिकोड को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में क्रमशः संगीत और साहित्य के रचनात्मक शहरों के रूप में शामिल करने के लिए नामांकित किया है। और जो चीज़ें नामांकित हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं अब घोषित हो चुकी हैं। अब जो क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में है, तो ग्वालियर और कोझिकोड, तो यहाँ एक मैंने मैप ऐड किया है, इसको मैं जूम कर रहा हूँ तो आप देख लीजिए। तो देखिए इसमें एक है श्रीनगर, तो ये क्राफ्ट्स एंड फॉक आर्ट्स के लिए इसमें ऐड किया गया था 2021 में। जयपुर को भी क्राफ्ट्स एंड फॉक आर्ट्स के लिए 2015 में इसमें ऐड किया गया था। फिर ग्वालियर सिटी ऑफ म्यूजिक 2023 में आ गया है। फिर वाराणसी क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक संगीत के लिए 2015 में आ गया। हैदराबाद पकवान के लिए गैस्ट्रोनॉमी 2019 में। चेन्नई क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक 2015, यानी चेन्नई वाराणसी संगीत के लिए, ग्वालियर भी संगीत के लिए। फिर मुंबई सिटी ऑफ फिल्म्स और कोझिकोड सिटी ऑफ लिटरेचर, ये 2023 में आया। तो ये यहाँ पे मैंने मैप ऐड कर दिया है जो क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में है भारत के। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं। अब एक आज़ादी का अमृत महोत्सव आपने सुना होगा। तो इस महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी? 12 मार्च 2021 में हुई थी, जो स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के लिए 75 सप्ताह पहले शुरू की गई थी। आज़ादी के अमृत महोत्सव के आयोजनों और कार्यक्रमों में भारत के लोगों ने विभिन्न जिलों, तहसीलों, ब्लॉकों में भारत के सभी राज्यों और यूटीज़ को समेटते हुए भाग लिया है। अब एक और कार्यक्रम था, एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो गुजरात में माधवपुर मेले जैसे कार्यक्रमों के जरिए पूर्वोत्तर को गुजरात, काशी तमिल संगमम, सौराष्ट्र तमिल संगमम का आयोजन आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत किया जा रहा है। अब EBSB यानी एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रमुख लक्ष्य लोगों को एक दूसरे से जोड़ना है। इस पहल के अंतर्गत वितस्ता द एवर फ्लोइंग लेगेसी ऑफ कश्मीर सबसे नया कार्यक्रम है। इसमें भारत के विभिन्न शहरों से गुजरने वाली वितस्ता यानी झेलम से जुड़ी कथाओं का अवलोकन किया गया है। अब ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि वितस्ता यानी झेलम बहती जम्मू कश्मीर और उस इलाके में है, पर क्या है कि वितस्ता का पहला आयोजन तमिलनाडु के चेन्नई में किया गया था, जो EBSB यानी एक भारत श्रेष्ठ भारत मॉडल के तहत जम्मू कश्मीर का समरूप राज्य है। उस दौरान स्थानीय श्रोताओं ने कश्मीरी लोक कलाकारों द्वारा कश्मीरी पाक कलाओं, कला रूपों, सांगीतिक परंपरा को बेहद पसंद किया गया था। दूसरा आयोजन पुणे में और कार्यक्रम का अंत श्रीनगर में हुआ था। अब वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत संस्कृति मंत्रालय क्यूरेटेड कार्यक्रमों और पहल के जरिए भारतीय जनमानस को सीमांत क्षेत्रों के जीवन का प्रत्यक्ष अनुभव देने और उनके लिए प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम आयोजित करने का काम करता है। अब वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है, ये आप गूगल कर लीजिए, बाकी न्यूज़ में था तो आपको इसका आइडिया होगा ही। फिर संस्कृति मंत्रालय के तत्वाधान में आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत भारतीय ज्ञान प्रणाली को समर्पित धारा नामक एक विशेष आयोजन किया गया है। तो ये कार्यक्रम ये भी था। फिर एक देख लीजिए, यह है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के 9 थीम्स प्रोग्रामिंग और इवेंट क्यूरेशन का केंद्र होते हैं। अब इनमें कौन कौन सी थीम है? इसमें है महिलाएं एवं बच्चे, पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली, LIFE यानी लाइफ, जनजातीय सशक्तिकरण, मातृभाषाएं, आत्मनिर्भर भारत, सांस्कृतिक गौरव, स्वास्थ्य और कल्याण, समेकित विकास और एकता शामिल होते हैं। और पर्यटन मंत्रालय की ओर से लाल किले में जनवरी 26 से 31 तक 2023 को भारत पर्व का आयोजन किया गया था, यानी 26 जनवरी से 31 जनवरी 2023 के बीच में भारत पर्व का आयोजन किया गया था लाल किले में। ठीक है, फिर ललित कला अकादमी, तो ये जो स्टेट PCS वगैरह होते हैं तो उनमें बेसिकली ये मैचिंग करने के लिए दे देता है। तो मैंने इसके लिए इसको हाईलाइट कर लिया है कि ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में की गई है। यह एक स्वायत्त निकाय है जिसका सारा खर्च संस्कृति मंत्रालय उठाता है। इसके अलावा और तो कुछ नहीं है। फिर आगे देख लेते हैं संगीत नाटक अकादमी। तो 1961 में सरकार ने संगीत नाटक अकादमी का एक सोसाइटी के रूप में पुनर्गठन किया और सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत इसका पंजीकरण किया गया है। अभी सारी चीज़ें स्टेट वगैरह और जो वन डे एग्ज़ाम होते हैं उनमें पूछ लेते हैं, तो मैंने इसलिए इनको देख लिया। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय
एनएसडी। तो 1959 में संगीत नाटक अकादमी ने अपने घटक इकाई के तौर पर इसकी स्थापना की थी। 1975 में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की ओर से वित्त पोषित स्वायत्त संस्था के रूप में इसे सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया था। ठीक, फिर आगे देख लेते हैं। एक है साहित्य अकादमी, तो ये हर साल इसमें पुरस्कार दिए जाते हैं और चर्चा में भी रहता है। तो आप इस साल किस भाषा में किसको दिए गए हैं, ये आप जो करंट की बुक्स पढ़ते हैं वहाँ में दिया होगा, और इसका जो बैकग्राउंड है वो देख लेते हैं। तो साहित्य अकादमी का शुभारंभ 1954 में भारत की 24 भाषाओं के साहित्य को बढ़ावा देने के लिए हुआ था। अब कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं दी हैं। अब इसमें क्या है कि 24 भाषाओं के साहित्य को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। अकादमी वर्ष पर्यंत इन 24 भाषाओं से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन करती है और पुरस्कार फेलोशिप प्रदान करती है और पुस्तकों का प्रकाशन करती है। और ये किसके तहत होता है? संस्कृति मंत्रालय के तहत। अकादमी कथा साहित्य, कविता, ड्रामा और आलोचना की मौलिक पुस्तकों के साथ उनके अनुवाद भी प्रकाशित करती है, और क्लासिकल, मध्यकालीन, प्राक आधुनिक और समसामयिक साहित्य इसके दायरे में आता है। अब ये 3 पत्रिका का भी प्रकाशन करती है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? नई दिल्ली में। अब पुरस्कार के रूप में क्या दिया जाता है? तो जो 24 भारतीय भाषाओं में प्रकाशित साहित्यिक उत्कृष्टता वाली श्रेष्ठ पुस्तकों को पुरस्कार मिलता है, उसमें 1 लाख रुपए की राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं। अब जो इनका अनुवाद करते हैं उनको क्या मिलता है? तो अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त 24 भाषाओं में उत्कृष्ट अनुवाद के लिए दिए जाने वाले अनुवाद पुरस्कार के तहत 50,000 रुपये की राशि और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। यही चीज़ बाल साहित्य पुरस्कार और युवा साहित्य पुरस्कार के अंतर्गत भी होता है। आगे देख लेते हैं। फिर अब CCRT की किताबें बोलते ना, आर्ट एंड कल्चर की पढ़ लेते हैं, तो इतना इसको मैंने कवर नहीं किया है। और फिर आगे देख लेते हैं इसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की स्थापना 1871 में हुई थी। यह पुरातत्व शोध एवं देश की सांस्कृतिक धरोहरों की सुरक्षा करने वाला अग्रणी संस्थान है। संस्कृति मंत्रालय के अधीन आने वाला कौन सा मंत्रालय के अधीन आता है? संस्कृति मंत्रालय। ASI देश में पुरातत्व से जुड़ी गतिविधियों और संबंधित अनुसंधान के नियामक तय करता है। राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों एवं पुरातात्विक स्थलों तथा खंडहरों का रखरखाव ASI के अंतर्गत, ASI का मतलब ये कार्य है। ठीक है, फिर देश में 42 विश्व धरोहर संपत्तियों सहित ASI 24 सांस्कृतिक संपत्तियों की भी देखभाल करता है। विश्व धरोहर मामलों में ASI जो है वो नोडल एजेंसी है। इसके द्वारा प्रस्तावित 2 नामांकन पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन एवं कर्नाटक के होयसल के पवित्र मंदिरों को भी हाल में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। अब पर शांति निकेतन का इतिहास क्या रहा है और कर्नाटक के होयसलों के पवित्र मंदिर का इतिहास क्या रहा है, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि प्रीलिम्स के लिए इसका बैकग्राउंड आप अच्छे से देख लें। अब मैंने थोड़ा सा डेटा ऐड किया कि धरोहर स्थलों की संख्या कितनी है? 42 है। शांति निकेतन 42वां है। पश्चिम बंगाल, मतलब जो सबसे, कभी पूछ लें कि सबसे लास्ट में कौन ऐड हुआ है, तो सबसे लास्ट में ऐड हुआ है शांति निकेतन, जो पश्चिम बंगाल में है। फिर होयसल मंदिर 41 है कर्नाटक में। कोणार्क सूर्य मंदिर 1984 में उड़ीसा में। फिर अजंता की गुफाएं 1983 में महाराष्ट्र में। और सर्वाधिक विश्व धरोहर वाला देश कौन सा है? वो है इटली। ठीक है, तो ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। और ASI ने हाल में असम के अहोम वंश के मोईदाम कब्रिस्तान के लिए भी नामांकन भेजा है, तो जब हो जाएगा उसको तो तब आगे देख लिया जाएगा। फिर आगे देख लेते हैं भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। तो भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की स्थापना वर्ष 1950 में की गई थी। इसके प्रमुख उद्देश्य क्या हैं कि विदेशी सांस्कृतिक संबंधों के लिए भारत की नीतियों और कार्यक्रमों का निरूपण और उनके क्रियान्वयन में सक्रिय रूप से भाग लेना, भारत और अन्य देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों और पारस्परिक समझ को प्रोत्साहित और मजबूत करना, अन्य देशों और लोगों के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और राष्ट्रों के साथ संबंधों का विकास करना। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं। आगे दिया हुआ है राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन। तो राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन की स्थापना 2003 में की गई थी और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र को इसकी देखरेख करने वाली नोडल एजेंसी बनाया गया था, और इसका उद्देश्य पांडुलिपियों में विद्यमान देश की ज्ञान की विरासत को सहेज कर रखना था। जानकारी के लिए देख लिया हमने। फिर आगे कुछ अगर हमें मिलता है तो देख लेते हैं। अब इसमें संग्रहालय वगैरह दिया है, जो हमारे प्रीलिम्स के लिहाज से तो इम्पोर्टेंट नहीं है, जानकारी के हिसाब से सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। आगे देख लेते हैं। एशियाटिक सोसाइटी तो कब हुई थी? यही विलियम जोन्स ने किया था इसको 1784 में कलकत्ता में। हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देख लीजिए। फिर आगे अगर इसमें कुछ होता है तो देख लेते हैं। तो एक डेटा है, ये हम देख लेते हैं पर्यटन का। ठीक है, तो वर्ष 2022 के दौरान विदेशी पर्यटक आगमन पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में ये इतने प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि के साथ 6.44 मिलियन था। मतलब कुल मिला के अगर पिछले वर्ष से आप तुलना करेंगे तो उसमें वृद्धि हुई है। ठीक है, पर्यटन में, विदेशी पर्यटन में, ये आप देख लीजिए। फिर अब इसमें ये दिया है कि इसके अलावा जनवरी अगस्त 2023 के दौरान FT पिछले वर्ष मतलब 2022 से अगर कंपैरिजन करेंगे तो उसमें भी वृद्धि देखने को मिलती है पर्यटन में। फिर विदेशी मुद्रा अर्जन,
पर्यटन के थ्रू। तो जो पिछले वर्ष की समान अवधि की अगर तुलना करेंगे तो उसमें भी वृद्धि दिखती है, और जब जनवरी-अगस्त 2023 की समान अवधि की तुलना पिछले वर्ष से करेंगे तो भी उसमें हमें वृद्धि देखने को मिलती है। आप पहले से इसको रिलेट कर पाएँगे कि जब ज़्यादा लोग आएँगे तो विदेशी मुद्रा हमें ज़्यादा मिलेगी। फिर आगे एक है विशिष्ट उत्पाद, तो इसमें कुछ काम का नहीं था, लेकिन ये कुछ लाइनें हैं, उसको मैंने हाइलाइट कर रखा है कि नई दिल्ली में G20 नेताओं की घोषणा में, ये जो अभी हाल में हुई है भारत में, पर्यटन एवं संस्कृति द्वारा संधारणीय सामाजिक आर्थिक विकास एवं समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ-साथ पर्यटन क्षेत्र हेतु ट्रैवल फॉर लाइफ प्रोग्राम का शुभारंभ भी किया गया था। ठीक है, ये कहाँ किया गया है? ये आप देख लीजिए। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। अब इसमें संगठन कौन-कौन से शामिल हैं, वो आप देख लीजिए। कौन-कौन से शामिल हैं? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, संयुक्त राष्ट्र का विश्व पर्यटन संगठन UNWTO, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, ठीक है? ये सब मिलके इन्होंने जो है इस कार्यक्रम को शुरू किया है। अब विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। तो एक फैक्ट और हमें यहाँ से मिलता है, और इसने जो है ट्रैवल फॉर लाइफ का वैश्विक शुभारंभ किया था। तो कार्यक्रम में संधारणीय पर्यटन के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए पर्यटकों एवं पर्यटन व्यवसाय को प्रकृति के अनुसार संधारणीय तरीके अपनाने की अपील की गई है। प्रोग्राम क्या है? ट्रैवल फॉर लाइफ प्रोग्राम का शुभारंभ हुआ। कहाँ हुआ? नई दिल्ली में जो G20 समिट हुई थी उसमें। और इसके जो संगठन है वो कौन-कौन से हैं जो प्रोग्राम चला रहे हैं? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ठीक है? ये मिनिस्ट्री है इसमें। संयुक्त राष्ट्र का विश्व पर्यटन संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यावरण कार्यक्रम। ये सारी चीज़ें ये लोग मिलके जो हैं इस प्रोग्राम को चला रहे हैं। और 27 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली थी इसमें। आगे देख लेते हैं अगर इसमें कुछ होता है तो। निर्भया फंड, जानकारी के लिए देख लीजिए कि सरकार ने समर्पित नॉन लैप्सेबल कॉर्पस फंड निर्भया फंड की स्थापना की है। इसका संचालन वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा किया जा रहा है। यह फंड महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी परियोजनाओं में सुधार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर एक स्कीम है देखो अपना देश। तो पर्यटन मंत्रालय ने जनवरी 2020 में देश की समृद्ध विरासत और संस्कृति के बारे में नागरिकों में जागरूकता पैदा करने और उन्हें देश के भीतर यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से देखो अपना देश पहल शुरू की है। ठीक है, फिर आगे एक स्वदेश दर्शन योजना है। तो पर्यटन मंत्रालय ने 2014-15 में स्वदेश दर्शन योजना शुरू की थी और धन की उपलब्धता आदि के अधीन विभिन्न स्थलों पर अब ये सारी चीज़ें राज्यों को वित्तीय सहायता दी गई। तो इसका मतलब ये क्या था? स्पॉन्सर्ड स्कीम थी। अब इसमें क्या है कि यह योजना समग्र रूप से गंतव्य विकास पर केंद्रित है, जिसमें स्वास्थ्य, स्वच्छता, सुरक्षा, पुनर्स्थापना, संरक्षण आदि शामिल है। अब योजना का उद्देश्य क्या था कि घरेलू पर्यटन के विकास में तेजी लाना भी है। फिर एक प्रसाद योजना थी। तो भारत सरकार ने पर्यटन मंत्रालय के तहत 2014-15 में प्रसाद योजना शुरू की गई थी। इस योजना को तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान पर राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया था। अब इसमें भी वहीं घरेलू पर्यटन को बढ़ाना था। अब बाकी क्या है कि जब से योजना शुरू हुई है इसके तहत 26 राज्य और यूटीज़ ने इस परियोजना को स्वीकृति दे दी है। अगर मान लीजिए पूछ लिया जाए कि सभी राज्यों ने इसमें स्वीकृति हो गई है, तो ऐसा नहीं हुआ। अभी 26 राज्यों और यूटीज़ में ही ऐसा हो रखा है। फिर उत्सव पोर्टल। तो उत्सव पोर्टल वेबसाइट मंत्रालय द्वारा विकसित एवं आरंभ की गई एक डिजिटल पहल है, जिसके माध्यम से देश के विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित उत्सवों, पर्वों एवं दर्शनों के सीधे प्रसारण को दुनिया भर में लोकप्रिय पर्यटक स्थलों के तौर पर प्रचारित किया जा सकता है। अब पोर्टल में प्रत्येक राज्य में और प्रत्येक माह आयोजित उत्सवों, आयोजनों एवं ऑनलाइन पूजा आरती का प्रसारण किया जाता है। इस पोर्टल का शुभारंभ कब हुआ? 2022 में हुआ था। ठीक है, फिर अगला इस चैप्टर में फिलहाल तो इतना ही था। फिर अगला चैप्टर देख लेते हैं वैज्ञानिकी और प्रौद्योगिकी विकास। अब ये थोड़ा बड़ा चैप्टर था, तो इसका लास्ट चैप्टर इंडिया ईयर बुक का बचा है स्पोर्ट्स का। तो इस चैप्टर 28 का आधा पार्ट और स्पोर्ट्स का वो सारा जो है वो एक वीडियो में हम कवर करके उसको देख लेंगे, इसलिए इसको मैंने आधा कवर किया है। तो इसमें जो कुछ चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन। तो क्वांटम मिशन या क्वांटम से रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी लगातार पूछता आया है, तो थोड़ा देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान तथा विकास को बढ़ाने, क्वांटम प्रौद्योगिकी से युक्त आर्थिक विकास में तेजी लाने और भारत को इस क्षेत्र में अग्रणी राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से 8 वर्षों में लागू करने की मंजूरी दी गई है। इससे क्वांटम प्रौद्योगिकी QT से युक्त आर्थिक विकास में तेजी आएगी। ठीक है, QT मतलब Q और T, क्वांटम टेक्नोलॉजी। NQM को 4 नेशनल क्वांटम मिशन को 4 व्यापक कार्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना है। कौन कौन से सेक्टर हैं? क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम संचार, क्वांटम सेंसिंग एवं मेट्रोलॉजी और क्वांटम सामग्री एवं उपकरण। फिर है राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन। तो अगले 5 वर्ष 2023 से 2028 के लिए अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी और इसकी सिफारिशों के अनुसार, मतलब ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुसार देश में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उच्च स्तरीय रणनीतिक दिशा प्रदान करने के लिए शीर्ष निकाय के रूप में से कार्य करना है।
अब ये उद्योग, शिक्षा जगत और सरकारी विभाग तथा अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग स्थापित करेगा। मतलब इसमें उद्योग सेक्टर भी रिलेट करता है, शिक्षा जगत भी है, सरकारी विभाग भी हैं और जो अनुसंधान संस्थान है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। फिर युवा प्रतिभाओं को आकर्षित करना, एक स्कीम आपने सुनी होगी इंस्पायर, तो ये है योजना। तो इंस्पायर पुरस्कार योजना, ठीक है, ये विभाग चला रहा है, यही विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। तो इसमें क्या है, यह योजना एक अनूठी पहल है जिसका लक्ष्य स्कूली बच्चों में छोटी उम्र में ही नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देना और उन्हें विज्ञान की पढ़ाई तथा अनुसंधान के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आकर्षित करना है। यह योजना 10 से 15 वर्ष के 6 से 10 कक्षा तक के, मतलब कक्षा 6 से कक्षा 10 तक के बच्चों के लिए, और उम्र कितनी, 10 से 15 वर्ष। अब मानक योजना का लक्ष्य हर वर्ष देश भर के 5 लाख से अधिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों से 10 लाख विचार प्राप्त करने का है। ठीक है, तो ये इंस्पायर योजना का लक्ष्य है। अब एक ऊपर है वो छूट गया है, वो मैं बता देता हूँ, महिला वैज्ञानिकों के लिए अवसर। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने अपनी प्रमुख योजना किरण, जिसका फुल फॉर्म क्या है, नॉलेज इन्वॉल्वमेंट एंड इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग, के अंतर्गत विज्ञान में महिलाओं के लिए विभिन्न कार्यक्रम आरंभ किए हैं। इस अनूठी पहल के जरिए विभाग उन महिला वैज्ञानिकों को भौतिक गणितीय विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, पृथ्वी वायुमंडल विज्ञान, अभियांत्रिक प्रौद्योगिकी में अनुसंधान पूरा करने का अवसर प्रदान करता है। तो अगर किरण योजना आ जाती है तो वो किससे रिलेटेड है, महिलाओं के लिए विभिन्न, मतलब महिला वैज्ञानिकों को तैयार करना। ठीक है, और फिर आगे इंस्पायर आपने देख ही ली। फिर आगे देख लेते हैं राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन, इसको हमने पिछले चैप्टर में कवर भी किया था थोड़ा सा। फिर नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तो नैनो मिशन कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, 2007 में शुरू किया गया था। यह एक व्यापक कार्यक्रम है जो बुनियादी अनुसंधान को बढ़ावा देता है और नैनो प्रौद्योगिकी अनुकूलन तथा जनता द्वारा उपयोग के लिए उद्यमों के अंतरण पर केंद्रित है। फिर आगे अगर हमें कुछ डेटा मिलता है तो उसे देख लेते हैं। CSIR, तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, CSIR की स्थापना 1942 में देश में औद्योगिक अनुसंधान की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी। CSIR अपने अभिनव अनुसंधान, मजबूत मौलिक विज्ञान, उद्योग भागीदारी, उद्यमिता, ट्रांसलेशन अनुसंधान, क्षमता निर्माण और नीति निर्माण के माध्यम से राष्ट्रीय जरूरतों को पूरा करता है। यह द्रव्यमान, दूरी, समय, तापमान, करंट आदि के माप मानकों के लिए देश का संरक्षक है। ठीक है, ये जो यूनिट है इनका जो संरक्षक है वो कौन है, CSIR है। CSIR ने ही पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी TKDL बनाई है और यह इसका भी संरक्षक है। इसमें अपनी सेवा के 80 गौरवशाली वर्ष पूरे कर लिए हैं। तो कभी कभी ऐसे ऊट पटांग क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इस संगठन ने अपने इतने वर्ष पूरे कर लिए हैं, तो ये उस लिए है, इसको देख लीजिए। ठीक है, फिर सर्वे ऑफ इंडिया, तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना वर्ष 1767 में की गई थी और यह देश का सर्वेक्षण करने तथा मानचित्र तैयार करने वाला राष्ट्रीय संगठन है। फिर आगे परमाणु ऊर्जा, तो परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 में राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष प्रभार के तहत की गई थी। तो यहाँ से आप ये ध्यान रखिए, जो परमाणु ऊर्जा विभाग है उसकी जो उसका अध्यक्ष जो होता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री। ठीक है, तो फिलहाल अब ये इतना परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम, इसमें बहुत सारा डेटा दिया था। इसमें काम का जो डेटा मिला है वो ये है कि परिचालन संयंत्रों के लिए भारी जल की जरूरत को स्वदेशी भारी जल संयंत्रों से पूरा किया जा रहा है। ठीक है, जो परिचालन संयंत्र हैं परमाणु वाले, उसमें जो भारी जल की जरूरत होती है, आपने पढ़ा होगा प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्राइटियम, ठीक है, तो स्वदेशी भारी जल संयंत्रों, मतलब अब ये देश में ही मिल जा रहा है। ठीक है, फिर क्या है कि यूरेनियम के आयातित एवं स्वदेशी स्रोत की उपलब्धता बढ़ गई है। अब यूरेनियम आयात किया जा रहा है, ये आपको 1 टन पता चला। अब बाकी स्वदेशी स्रोत, मतलब भारत में जो यूरेनियम के कुछ भंडार हैं वो हमें मिल गए हैं। अब उनमें क्या है कि यूरेनियम के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जादूगुड़ा जो झारखंड में है और तुमलपल्लई, ये आप देख लीजिएगा, जादूगुड़ा एवं तुमलपल्लई की मौजूदा खानों के साथ साथ राजस्थान के रोहिल भंडार में भी यूरेनियम खदानें आरंभ की जा रही हैं। तो यहाँ से हमें इंपॉर्टेंट फैक्ट मिल जाता है। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं। हाँ, तो आगे बस ये देख लीजिए कि इसरो की स्थापना कब हुई है, अगस्त 1969 में, 1969 में हुई थी और ये भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग का एक प्रमुख घटक है। इसकी स्थापना डॉक्टर विक्रम साराभाई की कल्पना के अनुरूप 1962 में भारत सरकार द्वारा स्थापित अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति इनको स्पार के रूप में की गई थी। बाकी ये सब इसका विकास होते होते 1969 में इसरो बन गया था और इसरो का मुख्यालय कहाँ है, ये बेंगलोर में है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है और इस सेशन की PDF मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और बाकी जो एक चैप्टर बचता है उसको हम कवर कर लेंगे जल्दी ही। और आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, रिवीजन जारी करिए। धन्यवाद।